गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं से हिंदी विषय में आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग, इस पाठ का परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात कि पाठ कहानी विधा पर आधारित है। साहित्य की अनेकों विधाएं हैं, जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि निबंध, उपन्यास, कहानी, कविता, रिपोर्टा, संस्मरण, रेखाचित्र, अर्थात गद्य या पद्य को किस प्रकार किस शैली में लिखा जाता है वो उसकी साहित्यिक शैली होती है। तो ये पाठ जो लिखा गया है वो कहानी शैली पर यानी कि कहानी विधा पर आधारित है। सरल शब्दों में कहें तो सिल्वर वेडिंग पाठ कहानी के रूप में आपके सामने लाया गया है। इस पाठ के मुख्य पात्र हैं यशोधर पंत। यशोधर पंत, जिनका शॉर्ट में नाम लिखा गया है वाई.डी. पंत। पाठ में दोनों तरह से नाम का जिक्र किया गया है। कई बार वाई.डी. पंत लिखा गया है, कई बार यशोधर पंत भी लिखा गया है। यशोधर पंत एक सरकारी कर्मचारी हैं और सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। कहानी में अन्य पात्र के रूप में देखें तो कृष्णानंद पांडे, जिनको पाठ में किशन दा के नाम से बार बार पुकारा गया है। उसके अलावा यशोधर बाबू की पत्नी और उनका बेटा यानी कि भूषण भी प्रमुख रूप से आए हैं। भूषण यशोधर बाबू जी का सबसे बड़ा बेटा है। कुल मिलाकर यशोधर जी के 3 बेटे और 1 बेटी है, जिनका हम विस्तार से परिचय आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कहानी की मूल विषय वस्तु, उसकी मूल संवेदना क्या है उसके बारे में। इस कहानी के माध्यम से बढ़ती आधुनिकता से समाज जो है उपलब्धियां तो हासिल कर रहा है, दिन ब दिन प्रगति भी कर रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे मानवीय मूल्यों का पतन भी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं, दिन ब दिन वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं, जिसके कारण समाज और विश्व एकजुट हो चुके हैं, बहुत प्रगति कर चुके हैं। लेकिन इन सब में, इस अंधी दौड़ में अगर हम देखें तो आज इंसान अपने बहुत सारे नैतिक मूल्यों का ह्रास कर चुका है, उनमें मूल्यों में गिरावट दिखाई पड़ रही है। मूल रूप से इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जो वैचारिक मतभेद हैं, यानी विचारों पर आधारित जो असमानताएं हैं, उसको उजागर किया गया है कि नई पीढ़ी के ख्यालात अपने युग के अनुसार हैं और पुरानी पीढ़ी अपने आदर्शों को ज़्यादा अहमियत देती है। तो इन दोनों के मध्य जो द्वंद्व चलता है वो इस कहानी में प्रमुख रूप से आया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवारों का विघटन का अर्थ होता है बिखराव, टूटना। हम आज सब ये जानते हैं कि दिन ब दिन एकाकी परिवार आकार लेते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार का रूप अब लगभग समाप्त हो चुका है या नहीं के बराबर रहा है। और अंतिम इसमें बिंदु है कि संतान द्वारा माता पिता का सम्मान न करना। ये कुछ मेन इसके पॉइंट्स हैं, मुख्य इसके बिंदु हैं, जिनके ऊपर पूरी कहानी टिकी हुई है। अब हम चलते हैं पाठ के सार की तरफ। पूरे पाठ को मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला बिंदु है यशोधर बाबू और उनका व्यवहार। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हमें पढ़नी है। यशोधर बाबू गांव से दिल्ली जब आए तो बेहद संस्कारी किस्म के व्यक्ति हैं। ये कह सकते हैं कि संस्कार उनमें कूट कूट करके भरे हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए एक समान है और आधुनिक लोगों के साथ या आधुनिक विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ उनका थोड़ा तालमेल नहीं बैठता। ये कह सकते हैं कि काम के पक्के हैं, समय पर दफ्तर पहुंचना और देर तक काम करना ये भी उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। या अगर उन्हें कभी काम के सिलसिले में दफ्तर में 5 बजे से ज़्यादा भी रुकना पड़ता है तो उसके लिए उन्हें परेशानी नहीं होती। लेकिन उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या जो उनके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनको इस बात से बहुत चिढ़ होती है और वे यशोधर बाबू से थोड़ा सा उनको मनमुटाव सा भी होने लगता है।
लेकिन यशोधर बाबू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और सभी के साथ प्रसन्नचित्त होकर के व्यवहार भी करते हैं। उनके ऑफिस में एक नया व्यक्ति आए हैं, एक नया असिस्टेंट ग्रेड में एक व्यक्ति आया है जिसको संबोधित किया गया है मिस्टर चड्डा के नाम से। मिस्टर चड्डा बातचीत के दौरान थोड़ा सा यशोधर बाबू से बदतमीज़ी कर जाता है, लेकिन उस बदतमीज़ी को भी यशोधर बाबू अनदेखा कर देते हैं और उसकी उस धृष्टता को भी वे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बातों ही बातों में उस दिन पता चलता है कि यशोधर बाबू ने जो घड़ी हाथ में पहनी है वो उनको उनके विवाह पर ससुराल के द्वारा या ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उपहार में दी गई। लेकिन इतने साल गुजर गए पर आज भी वो घड़ी मिनट टू मिनट सही समय बताती है और इस बात का यशोधर बाबू को गर्व भी है कि उन्होंने उस घड़ी को बहुत ही अच्छे से अभी तक संभाल रखा है और उस घड़ी ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। इसी दौरान चर्चा होती है तो पता चलता है कि आज ही यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह है। इस बात के लिए कार्यालय के सभी कर्मचारी उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उनसे एक छोटी सी पार्टी, एक जलपान की, एक नाश्ते की फरमाइश रखते हैं। यशोधर बाबू को ये जलपान, नाश्ता, पार्टी ये सब आधुनिक चौंचले लगते हैं, उनको इनमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन साथियों के द्वारा बहुत बल दिया जाता है तो वे चपरासी को बुला करके 20-30 रुपये देते हैं ताकि सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन स्वयं उस छोटी सी पार्टी में शामिल नहीं होते और ऑफिस से रवाना हो जाते हैं। तो इस तरह से यशोधर बाबू ने अपने कर्मचारियों को बहुत अच्छे से चाय नाश्ता भी करवाया, उनके साथ बातचीत भी की, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह का कोई रूखा व्यवहार नहीं किया। आगे बढ़ते हैं दूसरे बिंदु में, यशोधर बाबू और किशनदा। यशोधर बाबू के जीवन का एक अहम हिस्सा है जो कि है कृष्णानंद पांडे और प्यार से उन्होंने इस पाठ में उन्हें किशनदा के नाम से पुकारा है। अब किशनदा कौन है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम जानते हैं। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा एक गुरु के समान है कि जिस तरह से गुरु अपने शिष्य को मार्ग दिखाता है, जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करना सिखाता है, सही और गलत में अंतर करना सिखाता है, वही कार्य किशनदा ने यशोधर बाबू के लिए किया है। किशनदा के बारे में इन्होंने बताया है लेखक ने कि यशोधर बाबू जब दिल्ली आते हैं, गांव से जब पहली बार दिल्ली आते हैं, बहुत कम उम्र में वो दिल्ली आ चुके हैं, उस समय किशनदा ही उन्हें सहारा देते हैं, अपने यहाँ रहने के लिए आसरा देते हैं, जगह देते हैं और अपने घर का जो मैस है, जो रसोई का काम है, वो सारा काम वो यशोधर बाबू को सौंपते हैं। कारण कि उस समय यशोधर बाबू सरकारी नौकरी के लिए पर्याप्त उम्र नहीं रखते, उनकी उम्र उस समय कम है, इस वजह से वो सरकारी दफ्तर में काम में नहीं लगाए जा सकते। समय गुजरता है और उसके बाद यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी भी मिल जाती है किशनदा की बदौलत। किशनदा जीवन के हर कठिन समय में यशोधर बाबू के साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। ये कह सकते हैं कि किशनदा से ही व्यक्तित्व प्रभावित है यशोधर बाबू का। किशनदा का रहन सहन, उनका चाल चलन, पहनावा, बातचीत करना, ठहाका लगाना, अधीनस्थों के साथ किस तरह से हंसी मजाक करना है, सबको किस तरह से खुश रखना है, ये बहुत सारे व्यवहार यशोधर बाबू ने किशनदा से ही सीखे। पाठ में ये भी बताया गया है कि किशनदा ने कभी भी शादी नहीं की, आजीवन कुंवारे रहे और जब वे सेवानिवृत्त हुए यानी रिटायर हुए तो उसके कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। किशनदा की मृत्यु किस लिए हुई, किस कारण से हुई, इसके बारे में किसी को भी सटीक जानकारी नहीं है। जब यशोधर बाबू किशनदा के परिचितों से ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, उनके परिचित भी इस बारे में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते और वे कह देते हैं कि जो हुआ होगा सो हुआ होगा। अर्थात किशनदा की मृत्यु कहीं ना कहीं शायद अकेलेपन के कारण भी हुई कि उनका कोई जीवन साथी नहीं था, वृद्धावस्था में उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था
और ना ही शायद लोगों को दिलचस्पी थी उनके जीवन के बारे में जानने की या उनकी मौत के बारे में जानने की। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि जो भी कारण रहे उन्हें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके पश्चात लेखक ये कहता है कि किशन-दा के बताए हुए सिद्धांत ही यशोधर बाबू ने आजीवन अपनाए रखे और उन्हीं पर वे चलते रहे। उसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु में, यशोधर बाबू की विवशता, उनकी मजबूरी। पाठ में ये बताया गया है कि यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। 5 बजे उनका कार्यालय का समय समाप्त हो जाता है, लेकिन वे कभी भी 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते। उसका क्या कारण है, क्यों ये इस तरह का व्यवहार करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेखक ये कह रहा है कि यशोधर बाबू को आधुनिक लोग और उनके विचार कुछ खास पसंद नहीं हैं और वे उनके विचारों से कई बार सहमत भी नहीं होते। यशोधर बाबू को जब भी कोई बात गलत लगती है तो वे अपना एक तकिया कलाम है जो अक्सर पाठ में बोलते हुए नज़र आते हैं, somehow improper, अर्थात कुछ न कुछ गलत होना। आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे तो आप कई बार इस चीज़ को जानेंगे कि यशोधर बाबू ने इस पंक्ति का खासकर इस तकिया कलाम का कई जगह पर इस्तेमाल किया है। तो ये उनकी कहीं ना कहीं विवशता को जताता है कि वे क्यों घर नहीं जाते। उसमें सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं उनके अपने विचारों का है। वे आज की पीढ़ी के साथ घुल मिल नहीं पाते और उनके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे नहीं बढ़ते। चौथा इसमें पॉइंट हमने लिया है परिवार का दृष्टिकोण, यानी कि यशोधर बाबू का जो परिवार है वो किस तरह का है, उसमें कौन कौन सदस्य हैं, उन सदस्यों की मानसिकता क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, ये हम जानेंगे। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और एक बेटी है। उनका सबसे बड़ा बेटा जो कि भूषण के नाम से जाना जाता है, एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है और उसका मासिक वेतन 1500 रुपये प्रति माह है। दूसरे नंबर का जो बेटा है वो IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरे नंबर पर जो बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका पढ़ने गया है। चौथी संतान के रूप में यशोधर बाबू की एक बेटी है जो काफ़ी सख्त और ज़िद्दी किस्म की है। विवाह के योग्य हो चुकी है लेकिन अब तक उसने बहुत सारे वर को नापसंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब उनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी भी अपने आप को बदल लेती है लेकिन यशोधर बाबू नहीं बदल पाते। शहर आने के बाद यशोधर बाबू की पत्नी के पहनावे में बहुत बदलाव आता है। बच्चों की पसंद नापसंद का वो ख्याल रखती हैं। बगैर बाह के ब्लाउज़ पहनना, लिपस्टिक लगाना, ऊंची हील पहनना, ये सब कुछ उनके वेशभूषा में शामिल हो चुका है, जो कि कई बार यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, उनको जचता नहीं है। उनकी बेटी भी जीन्स टॉप पहनती है लेकिन पिता को ये पसंद नहीं है। यशोधर बाबू चाहते हैं कि जिस तरह से वे किशन-दा को मान सम्मान देते थे, उनकी संतान भी और उनकी पत्नी भी उन्हें उतना ही मान सम्मान दे। लेकिन अफसोस कि उनके बच्चे उनसे किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं लेते। इस बात से उन सभी के बीच में एक मनमुटाव हमेशा कायम रहता है और यही कारण है कि 5 बजे से वे ऑफिस से तो निकल जाते हैं लेकिन काफ़ी देर तक वे बिरला मंदिर जाते हैं, उसके पश्चात सब्ज़ी भाजी खरीदते हैं और फिर पैदल ही अपने घर की तरफ पहुंचते हैं और पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 8 बज जाते हैं। तो इस तरह से उनका अपने परिवार के साथ एक धीरे धीरे कह लीजिए कि दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने इसमें ये बताया है कि यशोधर बाबू ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे राय लें, लेकिन उनके बच्चे कहते हैं कि बब्बा जब आप कुछ जानते ही नहीं तो हम आपसे क्या पूछें और क्या राय लें। ये बात यशोधर बाबू को अखरती भी है लेकिन वो फिर भी कई बार चुप रह जाते हैं। 5वां बिंदु जिसमें हम आप बात करेंगे यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग की जो
पार्टी की जा रही है उसके बारे में। यशोधर बाबू लगभग 8 बजे के आसपास अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका घर बाहर से बहुत ही सुंदर खूबसूरत सजा हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार की तो उनको लगा कि शायद वो किसी और के घर आ गए हैं। उन्हें इस बारे में बहुत शक भी हुआ, लेकिन कुछ ही पल बाद उन्होंने देखा कि उनका बेटा यानी कि भूषण अपने बॉस को बाहर छोड़ने के लिए आया है और उनके बॉस भी उससे बातचीत करके रवाना होते हैं। बरामदे में ही उनकी पत्नी और बेटी खड़ी है, जो अन्य मेहमानों से भी अलविदा ले रही हैं। यशोधर बाबू को देखते ही परिवार के सभी सदस्य अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आज बब्बा आपके शादी की एनिवर्सरी है, 25वीं एनिवर्सरी है, सालगिरह मनाई जा रही है और आप ही इतना लेट पहुँचे। यशोधर बाबू को ये सब अंग्रेज़ों के चौंचले लगते हैं और वे जानना चाहते हैं कि हमारे घर में कब से ये सारे चौंचले शुरू हुए हैं। ऐसे में उनके रिश्तेदार कहते हैं कि जब से तुम्हारे बेटे ने 1500 रुपये मासिक वेतन कमाना शुरू किया है, तब से ही ये चलन हो गया है। यशोधर बाबू की इच्छा नहीं है उस पार्टी में शामिल होने की, लेकिन सभी लोगों का मन रखने के लिए वो शामिल भी होते हैं। बेटी के कहने पर केक भी काटते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही जब केक खाने की बारी आती है तो वे कह देते हैं कि वे शुद्ध शाकाहारी हैं और इसमें अंडे का प्रयोग किया गया है, इसलिए वो नहीं खाना चाहते। ऐसे में वे जाकर के संध्या के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और उसके पश्चात काफ़ी देर तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आते। तब तक लगभग सभी मेहमान जा चुके हैं। इस बारे में बेटी भी और बेटे भी और यहाँ तक कि पत्नी भी नाराज़गी जताती है कि आपने पार्टी के दिन भी हम सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यशोधर बाबू को ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती। बच्चे बहुत फोर्स करते हैं, बहुत दबाव बनाते हैं कि जो कोई भी उपहार आज इस खास मौके पर आए हैं उनको खोलकर देखा जाए, लेकिन इसके लिए भी वो आनाकानी करते हैं। भूषण अपनी तरफ से एक उपहार अपने पिता के लिए लेकर आया है और वो है ऊनी ड्रेसिंग गाउन। ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार देते हुए भूषण अपने पिता से ये निवेदन करता है कि बब्बा, आप सुबह जब दूध लेने के लिए जाते हैं तो इस ऊनी ड्रेसिंग गाउन को पहनकर जाया करें, फटा हुआ पुलोवर ना पहने। ये बात सुनकर के और यशोधर बाबू की आंखों में नमी सी आ जाती है। उन्हें ये एहसास होता है कि काश मेरे बच्चे अपनी जिम्मेदारियां लेना सीखते, लेकिन उनके बच्चे तो अभी भी उन्हीं के ऊपर काम का बोझ डाले जा रहे हैं। तो इस तरह से यशोधर बाबू कभी भी तालमेल नहीं बना पाते, समय के साथ बदल नहीं पाते, लेकिन उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ कदम से कदम बढ़ाती है और अपने आप को काफ़ी हद तक बदल भी लेती है। विस्तार से जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें और भी जो प्रसंग हैं वो सारे आपको समझ में आएंगे। अब अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रख कर के यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को देखें तो यशोधर बाबू का व्यक्तित्व है सिद्धांतवादी, जो अपने सिद्धांतों को बहुत ही गहरे से पकड़े हैं, या कह सकते हैं कि पुराने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। ईमानदारी से परिपूर्ण है। ऑफिस में समय पर जाना, काम से काम करना, ये भी उनके जीवन का एक हिस्सा है। सादगी भरी जीवन शैली जीते हैं, इसलिए दिखावे में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। किशन दास से प्रभावित हैं, हूबहू किशन दा की कह लीजिए कि नकल हैं। जैसा किशन दा ने अपना जीवन जिया उसी तरह से सादगी से ही यशोधर बाबू चले हैं और उसके साथ सामाजिक मूल्यों की भी उन्हें गहरी परख है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यशोधर बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नई पीढ़ी के विचारों से तालमेल नहीं बना पाते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इंसान को समय के साथ बदलना ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तनशीलता इस संसार का नियम है। आवश्यकता है कि दोनों पीढ़ियाँ, चाहे वो नई पीढ़ी है चाहे पुरानी पीढ़ी है, दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तार्किक आधार पर अपना पक्ष रखें और अपना जीवन जिएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।